Jai Hind, future officers. Welcome to DTL. Before starting our video, I want to ask you a question. Can you imagine any kind of an aircraft which can fly faster than the bullet? And you can imagine any kind of aircraft which can dodge any kind of a missiles, right? And which can shatter all kind of a records. And from the last 50 years, no aircraft ever matched the capabilities of that particular aircraft. So, yes, बच्चों, आपने सही सुना. We are talking about the mighty SR-71 Blackbird by United States Air Force. ठीक है ना? Made by the mighty Lockheed Martin. तो चलिए अपन SR-71 Blackbird को डिक करते हैं. तो अपन इसका बेसिक ले लेते हैं बच्चों. तो SR-71 Blackbird कब बना था बच्चों? कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था. अब कोल्ड वॉर को आप किस लिए जानते हो? अमेरिका और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था. डायरेक्ट वॉर नहीं, एक इनडायरेक्ट वॉर. It was a race for technology. It was a race for air force equipments, army and the space. Right? ये दोनों दो देश थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे थे. तो अमेरिका ने भी एक टेक्नोलॉजी लेकर आया था 1966 में. SR-71 ब्लैकबर्ड को उसने बनाया था. अब बच्चों, इस एयरक्राफ्ट में सबसे अच्छी बात थी कि इसमें कोई बॉम्ब्स नहीं थे, इसमें कोई मिसाइल्स नहीं थी, इसमें कोई गन्स नहीं लगी हुई थी. ये क्या करता था? ये प्योर रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट था. रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है कि ये पर्टिकुलर किसी हाइट पे जाएगा, वहां से उस पर्टिकुलर एरिया का वीडियो बनाएगा, उसकी पूरी रेकी करेगा और सारी की सारी रिपोर्ट्स अपने बेस को भेज देगा और वहां से वापस अपने बेस पे सक्सेसफुली लैंड हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसका मेन डिफेंस सिस्टम क्या था? इसकी स्पीड और इसकी एल्टीट्यूड. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में कब शामिल हुआ? 1966 में. तो 1966 में इसको ऐड कर लिया गया और 1998 में इसको पर्टिकुलरली पूरे फेजेस से इसको रिटायर कर दिया गया. ठीक है ना? केवल 2 एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट नासा को दिए गए थे. नासा ने भी इसको 1998 में रिटायर कर दिया. रिटायर क्यों कर दिया, इसके बारे में अपन बात करेंगे. आगे बढ़ते हैं. रिकॉर्ड्स येट नॉट टू बी शैटर्ड. तो इसके रिकॉर्ड्स की अपन बात करते हैं बच्चों. तो 1976 में SR-71 ब्लैकबर्ड ने 2 रिकॉर्ड्स बनाए. पहला रिकॉर्ड था स्पीड का. तो कितनी स्पीड थी इसकी? मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक रिकॉर्ड की गई है किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की 3529 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना बच्चों? पर आवर की बात हो रही है. ओके. एंड इसका एल्टीट्यूड का जो रिकॉर्ड है 85,000 फीट का रिकॉर्ड है, जो आज तक कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है. सिंगल एक एयरफ्रेम और फिक्स विंग फ्लाइट का. फिक्स विंग फ्लाइट मतलब जिसके विंग्स नॉर्मली एक जैसे रहते हैं. चलिए इसकी यूनिक डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों. ये एक कैसा एयरक्राफ्ट था? मेनली टाइटेनियम से बना हुआ था, जिसमें से 85% से ज्यादा जो मेटल का यूज किया गया था वो टाइटेनियम का यूज किया गया था. बिकॉज इसका जो मेल्टिंग रेट होता है वो बहुत हायर होता है. 17,000 सेंटीग्रेड से ज्यादा कभी हीटिंग ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा. राइट? अब आप बोल सकते हो कि टाइटेनियम से अच्छा तो टंगस्टन है. टंगस्टन को क्यों नहीं यूज किया गया? तो टंगस्टन को इसलिए यूज नहीं किया गया कि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. अगर हायर टेम्परेचर में अगर अपन उसको ले जाएंगे तो क्या होगा? उसकी जो बॉडी है वो पिघलने लग जाए. ठीक है ना? तो अगर बॉडी पिघल जाएगी तो एयरक्राफ्ट का पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा. राइट? उसका जो एरोडायनेमिक डिजाइन है वो फेल हो जाएगा. ठीक है ना? तो SR-71 ब्लैकबर्ड में मेनली किसका यूज किया गया था? टाइटेनियम का यूज किया गया था, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था. राइट? इसमें सिलेंड्रिकल फ्यूल टैंक डाले गए थे. कहां पे? इसके फ्यूजेलाज में. ये सेक्शन जो कहलाता है वो फ्यूजेलाज कहलाता है. और इसकी टोटल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी? 46,000 लीटर्स. तो इस एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या था? इंजन था, थोड़ा बहुत सिस्टम्स थे और मेनली क्या था? इसका फ्यूल टैंक. ठीक है ना? तो इसकी जो टाइटेनियम बॉडी, जैसा मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 पायलट हुआ करते थे. पहला था एक पायलट जो नॉर्मल जो आगे बैठता है, और पीछे वाले को क्या बोला जाता है? रिकॉनेसेंस सेक्शन ऑफिसर. ठीक है ना? जिसको अपन सिस्टम ऑफिसर भी कहते हैं. इंडिया में क्या बोला जाता है? रेडार इंटरसेप्ट ऑफिसर, जो हमारे राफेल में लगा हुआ है, जो हमारे सुखोईज में लगा हुआ है. और इसका जो एयरक्राफ्ट का जो डिजाइन था वो डेल्टा विंग था. डेल्टा विंग मतलब ट्रायंगल. आजकल के जो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं वो डेल्टा विंग के ही बन रहे हैं, क्योंकि डेल्टा विंग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है हवा को काटने के लिए. ठीक है ना? वो बहुत जल्दी रेडार में भी नहीं आता है और मिसाइलों से भी अच्छी तरीके से अपने आप को बचा सकता है. एविएशन की लैंग्वेज में इसको डॉज बोला जाता है. राइट? डेल्टा विंग के हमारे एयरक्राफ्ट है, जैसे तेजस एयरक्राफ्ट, मिराज 2000 एयरक्राफ्ट,
Rafale aircraft, Eurofighter Typhoon, Saab Gripen, they are all example of the delta wing aircraft. और ये इसकी ब्लैक पेंट किस लिए था, इसको ब्लैक ही क्यों बनाया जाता था, क्योंकि इसमें रैम लगी हुई थी, रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल, जो पूरे रेडार की वेव्स को क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, है ना, बहुत स्मार्ट था ये। चलिए अब इसके पावर हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द बॉडी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल। तो इसमें J58 इंजन यूज किया गया था बच्चों। अब बोलोगे J58 क्या होता है सर? तो J58 में दो तरह के ट्रांजिशन इंजन होते हैं। पहला एक टर्बोजेट होता है जो एक नॉर्मल जेट एयरक्राफ्ट में डाला जाता है, और दूसरा था एक रैमजेट इंजन। तो नॉर्मल टर्बोजेट के बारे में तो आपको पता होगा, उसमें फैंस होते हैं, उसमें टर्बाइंस होती हैं, लेकिन रैमजेट इंजन में ना फैन होती है ना टर्बाइन होती है। तो जब एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा स्पीड में उड़ता है, 750 किलोमीटर पर आवर, 800 किलोमीटर पर आवर पे उड़ता है, तो जो एयर होती है वो बहुत ज्यादा स्पीड में क्या होती है, फैन के अंदर जाती है, बहुत ज्यादा स्पीड में इंजन के अंदर जाती है, और इतनी ज्यादा उसके अंदर प्रेशर होता है, वो अपने आप क्या हो जाती है, डीप्रेशराइज हो जाती है, और तभी उस पर फ्यूल मिला दिया जाता है। तो जैसे ही फ्यूल मिलाया जाता है इतने ज्यादा टेम्परेचर में, इतनी ज्यादा प्रेशर में, तो वो क्या हो जाता है, एकदम फायर हो जाता है, ठीक है ना। बहुत खतरनाक गैसेस फॉर्म होती हैं और वो एयरक्राफ्ट से बाहर निकलती हैं थ्रू द आफ्टर बर्नर, और जितनी स्पीड से गैस बाहर निकलेगी एयरक्राफ्ट उतनी ही ज्यादा स्पीड को अटेन करेगा। तो ये है SR-71 ब्लैकबर्ड का इंजन, और ये उसका एक ड्राइंग है। यहां से हवा एंटर होती है, और जैसे एंटर होती है उसको फ्यूल सप्लाई दी जाती है, राइट। लेकिन आप एक बात ध्यान लीजिए कि अगर दोनों इंजन को फुल पावर पे अपन ने स्टार्ट कर दिया तो 15 मिनट के अंदर 46,000 लीटर्स पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं इसके पायलट्स के बारे में जान लेते हैं। जो नॉर्मल एयरफोर्स के पायलट होते हैं बच्चों, वो जी सूट पहनते हैं। आपने देखा होगा पूरा एक पैजामा टाइप का जी सूट होता है जो पांव को बांध के रखता है, ताकि ब्लड, हमारा सर्कुलेशन नीचे की ओर ब्लड चला ना जाए, हमारा जो ब्लड है वो ऊपर ही रहे, हार्ट अच्छी तरीके से हार्ट ब्लड को पंप कर पाए। तो इसलिए पांव को अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है। लेकिन इसके पायलट्स क्या पहनते थे, यू कैन सी, ये एस्ट्रोनॉट का जो सूट था वो पहनते थे, बिकॉज 85,000 पे आप उड़ोगे, 3,500 किलोमीटर की स्पीड आप अटेन करोगे, तो इतना ज्यादा प्रेशराइजेशन आपकी बॉडी में आ जाएगा, इतनी ज्यादा जी फोर्स आपके बॉडी में लगेगा। जी फोर्स पे अपन एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इतना ज्यादा जी फोर्स आपके बॉडी में लगेगा कि आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आपके नाक और कान से खून निकलने लगेगा, राइट। तो इस एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना इज नॉट अ केक वॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूल, आजकल फ्यूल से ऑब्सेस्ड सब लोग होते हैं, मैं भी हूं कि भैया कोई भी पर्टिकुलर मशीन ले रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार, वो कितनी फ्यूल पीती है। तो SR-71 में भी एक स्पेशल टाइप का फ्यूल डाला गया बच्चों, जो था JP7 फ्यूल। अब इसकी क्या स्पेशलिटी थी बच्चों, तो JP7 फ्यूल क्या था बच्चों, कि एक नॉर्मल फ्यूल जब इतने ज्यादा इंजन के अंदर जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो नॉर्मल फ्यूल वेपराइज हो जाएगा। तो हमें एक स्पेशल टाइप के फ्यूल की जरूरत थी, और उस स्पेशल टाइप के फ्यूल को बनाने के लिए हमने क्या किया, 50% उसमें कूलेंट डाला, ठीक है ना। तो इस JP7 में 50% कूलेंट था। नॉर्मल इंजन में 10% 15% होता है कूलेंट, लेकिन इसमें 50% कूलेंट था। इससे क्या हुआ, इंजन में डायरेक्टली फ्यूल सप्लाई होती रही, और जो भी फ्यूल था वो वेपराइज नहीं हुआ। देखिए SR-71 ब्लैकबर्ड एयर टू एयर रिफ्यूल हो रहा है। अब इसके कुछ रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड मैंने आपको बता दिया, एल्टीट्यूड का, स्पीड का, स्टेल्थ का। 1990 में एक पायलट ने SR-71 ब्लैकबर्ड उड़ाया, कहां से, लैक्स मतलब लॉस एंजलिस से DCA मतलब वॉशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल। यहां से यहां नॉर्मल एयरलाइंस को जाने में 5 घंटे लगेंगे बच्चों, लेकिन इस एयरक्राफ्ट ने केवल 64 मिनट में पूरे एयरक्राफ्ट को यहां से वहां पहुंचा दिया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, राइट। और इसी एयरक्राफ्ट ने क्या किया, पूरे अमेरिका को एक साइड से दूसरे साइड चला गया लेस देन 1 आवर। नॉर्मल एयरलाइंस में 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे आज के टाइम पे भी। तो इस एयरक्राफ्ट ने सोचो कितने कम टाइम पे इतना ग्रेटर डिस्टेंस को फॉलो किया, ठीक है। अब बच्चों ये बात दिमाग में आती है कि यार इतना ग्रेट एयरक्राफ्ट है, इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया, अभी क्यों नहीं किया गया, अभी तक इसको रिटायर क्यों कर दिया। अरे थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, थोड़ा उसके एयरफ्रेम में चेंजेस करके, थोड़ा उसके इंजन्स में चेंजेस करके हम इसको अभी में भी यूज ला सकते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम थी बच्चों 3। पहली है कॉस्ट ऑपरेटिंग।
बच्चों कॉस्ट ऑपरेटिंग में क्या है बच्चों कि जब एक एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो उसके साथ क्या फ्लाई करता है, एक एवॉक्स फ्लाई करता है जिसके आगे कितने भी एनिमीज हैं, एनिमी का कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं है, क्या फ्लाई करना पॉसिबल है ये बताता है। साथ में कुछ नॉर्मल जेट्स को भी फ्लाई करवाया जाता है ताकि इसको एयर सपोर्ट दे सके। कुछ हेलीकॉप्टर्स भी उड़ते हैं, कुछ फ्यूल टैंकर्स भी उड़ते हैं। और अकेला ये एयरक्राफ्ट जब रोल आउट होता था तो $2 मिलियन, $2 मिलियन मतलब करीबन 15 करोड़ का फ्यूल ये पी जाता था। समझ रहे हो? तो अमेरिकन एयरफोर्स और अमेरिकन गवर्नमेंट जैसी मैमोथ गवर्नमेंट को भी इसको ऑपरेट करना मतलब पसीने वाला था कि यार इसको ऑपरेट नहीं कर सकते हो, इतना खर्चीला है। आज का जो सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है F-22 रैप्टर, उसको भी अमेरिका पाल नहीं पा रही है, केवल 100 एयरक्राफ्ट बनाई है और प्रोडक्शन उसने रोक दिया है। राइट? तो इसके साथ भी यही हुआ कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा था। दूसरा रीजन था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आ गई। तो सैटेलाइट था जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाकर के स्टेशन हो जाता और वो यही काम करता जो SR-71 ब्लैकबर्ड करता है, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से। उसमें कोई पायलट का रिस्क नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगने थे और अमेरिका के लिए बहुत अच्छा था। राइट? तीसरा, और अच्छे एयरक्राफ्ट आ गए, और जैसे F-117 नाइट हॉक जिसको सक्सेसर बोला जाता है किसका, SR-71 ब्लैकबर्ड का। लेकिन नाइट हॉक को एक बार शूट कर दिया गया था सर्बियन एयरफोर्स द्वारा। राइट? तो अमेरिका नहीं चाहता था कि SR-71 को कभी भी शूट किया जाए, कभी वो क्रैश हो जाए और दुश्मन के हाथ लग जाए, उसकी टेक्नोलॉजी उनको ना पता चल जाए। ठीक है ना बच्चों? तो ये SR-71 ब्लैकबर्ड था। इट वॉज अमेजिंग एंड आई कैन से इट वॉज अ टाइम मशीन। राइट? लेकिन आज भी मैं तो बोलूं 50 साल में भी इस एयरक्राफ्ट की लेगेसी को पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो आई सल्यूट टू द मेकर्स ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड पर्टिकुलरली दिस एयरक्राफ्ट। ओके, चलिए, आप वीडियो को अपन ने स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन से, अब हम लास्ट भी कर रहे हैं उसको एक क्वेश्चन के साथ। तो आज का क्वेश्चन है, किस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कॉफिन बोला जाता है इंडियन एयरफोर्स में, जो आज भी इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहा है और पिछले 1964 से अभी तक वो सर्व किया जा रहा है? MiG-21, MiG-25, JF-17 थंडर या स्पेसकैट जैगुआर? बहुत इजी क्वेश्चन है। You can answer it down the below in the comment section. And DTL will come with more videos like this, more affirmative videos like this, so that it can help into your SSB and any kind of interviews. And if you are an aviation geek, then it's a matter of roses. Okay? चलिए, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। Stay healthy, stay fresh and जय हिंद।